बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की करेंगे क्योंकि वहां पर अब राम बनाम दुर्गा पर सियासी तूफान बचा हुआ है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में मंच पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मां दुर्गा को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी और उसी के बाद टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। They're trying to redo the religious history of the country, which is shameful. दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य। मां दुर्गा पर बोले गए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के इन शब्दों ने बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के सत्र बैटल ऑफ बंगाल राम बनाम दुर्गा में जय श्री राम के नारे पर तर्कों का मुलम्मा चढ़ाते चढ़ाते दिलीप घोष शायद लक्ष्मण रेखा लांघ गए। जो बीजेपी अब तक बंगाल में टीएमसी पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ये कहने लगे कि दुर्गा देवी कहां से आती हैं पता नहीं। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दुर्गा देवी पर दिलीप घोष का जो ज्ञान सामने आया उसे मंच पर बैठी टीएमसी सांसद काकोली घोष ने शर्मनाक बताने में जरा भी देर नहीं की। आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी का अंतर देखिए। ये भी कहा कि ये बयान पूरे हिंदू समाज और संस्कृति का अपमान है। It is shocking. I am so shocked at the gentleman's statement when he is challenging Durga. I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal. It is a very strong pillar of Hindu. देवी दुर्गा की भक्ति के रंग में पूरा बंगाल रचता बसता है। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के इस बयान को हाथों हाथ लपका। दक्षिण 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दिलीप घोष के बयान को बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। कि राजनीति करना है तो इसी को इस मुद्दे को पकड़ना है। अभी सब मुद्दा खत्म हो गया, एक ही मुद्दा है। सभी जो कर रहे हैं करने दीजिए। बंगाल के आदमी लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी जय सिया राम के उद्घोष से देती हैं। टीएमसी कहती है कि हम राम को भी मानते हैं और सीता को भी सम्मान देते हैं। जय सिया राम का नारा एक सांस्कृतिक नारा है, जबकि जय श्री राम का नारा राजनीतिक। वहीं बीजेपी इसे ममता की तुष्टीकरण की राजनीति बताती रही। जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। नारा लगाइए जय श्री राम। बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी की ताकत है मोदी और हिंदुत्व का नारा, लेकिन लगता है देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान से टीएमसी को राजनीतिक फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। दिलीप घोष के बयान से ममता की जय श्री राम के नारे को लेकर जो घेराबंदी हुई थी वो कमजोर पड़ सकती है। टीएमसी ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अब बीजेपी पर है कि इसकी काट कैसे निकालती है। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब धर्म युद्ध में भी तब्दील हो चुकी है और देवी देवताओं के नाम प्रमुख हथियार बनते जा रहे हैं। और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने
दिलीप घोष के देवी दुर्गा पर दिए बयान को अपना प्रमुख हथियार बनाया है, हमला बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा एक बड़ा सेंटिमेंट है, आवेग है, और इसी का इस्तेमाल अब तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जय श्री राम का काउंटर करने के लिए कर रही है। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। उत्तराखंड में चमोली के रेणी गंगा में ऋषिगंगा नदी से निकली नई झील फिर से आपदा की आशंका खड़ी कर रही है। 14,000 फीट पर यह झील 400 मीटर लंबी है। उधर रेणी गांव में मलबे की तलाश के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और इसी के तहत बीआरओ एक नए पुल का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड में चमोली रैनी गांव ने विनाश की जो लीला देखी, उससे निपटने का इंसानी हौसला दिखना शुरू हो गया है। 7 फरवरी की आपदा ने रैनी गांव का वो पुल ध्वस्त कर दिया था, जो वहां के लोगों की लाइफलाइन थी। अब बीआरओ एक नया पुल बनाने की कोशिशों में जुटा है। देखिए, एक नए पुल को बनाने की कवायद बहुत तेजी के साथ जारी है, जिसने गांव के संपर्क को तोड़ दिया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पहले वो पुराने ब्रिज की तरफ ले जाएं, वहां से कैमरे को पैन करते हुए और इस छोर तक लेकर आए जहां पर पुराना पुल हुआ करता था, जो 7 फरवरी को ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। लेकिन अब चूंकि वो जो बेस था वो बेहद कमजोर हो चुका है, इसलिए बीआरओ और शासन प्रशासन की टीम ने एक नया रास्ता चूज किया है ब्रिज बनाने के लिए। देखिए, वहां से ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहां तक ये ब्रिज आएगा। ये और लगातार सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी मदद करने में जुटे हुए हैं। धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों के संगम पर बसा रैनी गांव नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन वहां ऋषि गंगा नदी से लगभग 400 मीटर लंबी नई झील फूटी है, जिससे फिर आशंका खड़ी हुई है। के हाथ की तरफ जो नदी देखें वो धौली गंगा है, जहां पर 7 फरवरी को लोगों ने विनाश होते हुए देखा, तांडव होते हुए देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे लोग अभी भी आपदा में फंसे हुए हैं। उनको ढूंढने की कवायद अभी जारी है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने से जो साफ पानी दिखाई दे रहा है आता हुआ, जो यहाँ इस संगम पे मिल रहा है, वो ऋषि गंगा है। ऋषि गंगा में ही जो झील है उसके बनने की बात की जा रही है। लगभग 400 मीटर लंबी झील की बात की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने साफ तौर पर सभी एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा है, ताकि लोगों को इंसानी जिंदगी को बचाया जा सके। एसडीआरएफ पहुंच चुकी है और हमें अभी बेसिक टाइप के इनपुट्स मिल पाए हैं, लेकिन जो उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट है, कितनी लंबाई चौड़ाई गहराई और कितना डरने की आवश्यकता है या नहीं है, ये उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच। ऋषि गंगा की इस नई झील से खतरा तो पैदा हुआ है, हालांकि झील का पानी साफ सुथरा है, जो राहत की बात हो सकती है। सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर, और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए, उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक, और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है, ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है, और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं, और ये जैसे पानी जमा हुआ है देखिए पानी। नई झील को लेकर हर कोई अलर्ट पर है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले आई आपदा भूले नहीं भूलती। जब पानी का सैलाब आया, तब वक्त का हर लम्हा जिंदगी पर भारी था। ये सामने देखा मैंने, सामने जो पहाड़ी है ना, वो सामने वाली पहाड़ी देखो, मलबा कितने ऊपर तक गया हुआ है। इतने ऊपर उछल रहे थे सर, बड़े बड़े पत्थर और पूरा मलबा ही मलबा, स्लस, गाद, लकड़ी, बड़े बड़े पत्थर सर, ऐसे आ रहे थे गोली जैसे। रैनी गांव में 7 जनवरी के विनाश के सबूत अभी भी तलाशे जा रहे हैं।
चमत्कार कभी भी हो सकता है। और पूर्व का हमारा अनुभव भी है, जब हमारी एनडीआरएफ की टीम ने कहीं पे काम किया है, 10वें दिन भी जिंदा विक्टिम को निकालने में हमें सफलता मिली है। तो इस तरह के हादसे में कहीं पे यदि एयर गैप बना होगा, कोई वॉइड स्पेस बना होगा, जहां तक पहुंचने की कोशिश हम यहां पे भी कर रहे हैं और टनल में भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमें कोई जिंदा व्यक्ति भी मिल जाए। चमोली की आपदा के बाद से सैकड़ों लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा चिंता तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे लोगों की है। रेस्क्यू टीमों की कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग तक नहीं मिल सका है। मंजीत नेगी के साथ दिलीप सिंह राठौर, चमोली आज तक। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एनएसए अजीत डोभाल की रेकी करवाई थी। जिस आतंकी ने ये रेकी की थी उसे 6 फरवरी को जम्मू से पकड़ा गया। हिदायतुल्लाह मलिक नाम का ये आतंकी इस बात को कबूल कर चुका है कि उसने एनएसए अजीत डोभाल पर संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भेजी हैं। और इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर को भरोसा दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा वहां गया था, उसका नाम है अजित डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसए अजीत डोभाल ही हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति को अंजाम दिया। डोभाल ने ही उरी हमले के बाद पीओके के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक का खाका खींचा। यानी ये तो तय था कि भारत की सुरक्षा का ये रणनीतिकार पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को फूटी आंखों नहीं सुहाता होगा। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आदेश पर अजीत डोभाल की रेकी भी हुई थी। ये तस्वीर है हिदायतुल्लाह मलिक की। शोपियां का रहने वाला हिदायतुल्लाह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फ्रंट लश्कर मुस्तफ़ा का सरगना है। 6 फरवरी को अनंतनाग और जम्मू पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हिदायतुल्लाह को जम्मू के कुंजवनी इलाके से पकड़ा गया था। अब हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो चौंकाता है। डॉक्टर कहे जाने वाले पाकिस्तानी हैंडलर के आदेश पर हिदायतुल्लाह ने 25 मई 2019 को दिल्ली में रैकी की। सरदार पटेल भवन में एनएसए के दफ्तर समेत कुछ और अहम ठिकानों के वीडियो बनाए गए और व्हाट्सएप पर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। 24 मई 2019 को श्रीनगर से फ्लाइट से दिल्ली आया हिदायतुल्लाह। रैकी करने के बाद दिल्ली से बस पकड़कर वापस लौटा था। जैश आतंकी की गिरफ्तारी जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसका खुलासा जो है बहुत चिंताजनक है। उसने साफ तौर पे कहा कि मई 2019 में वो इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली आया और उसने अजीत डोभाल की रेजिडेंस और उस ऑफिस की रिकॉनेसेंस की। हिदायतुल्लाह ने राज खोला है कि उसने 2019 की गर्मियों में सांबा में भी रैकी की थी। मई 2020 के एक आतंकी हमले में उसने सेंट्रो कार मुहैया कराई थी। हिदायतुल्लाह ने उन 8 आतंकियों के नामों का खुलासा भी किया है जिनके संपर्क में वो था। लेकिन इन सब में बड़ा कबूलनामा अजीत डोभाल की रैकी का है। एनएसए पर खतरे की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एनएसए अजीत डोभाल पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है। इस बीच हिदायतुल्लाह मलिक की पत्नी समेत 4 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से कमलजीत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।